Hi, this is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करते हैं हर रोज हमारे एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, उसका स्टैटिक पार्ट एंड एनालिसिस ऑफ द न्यूज़। तो एज यूजुअल पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। देन हम अपनी टॉपिक्स को ओपन करेंगे। Before starting the class, I will request to everyone कि subscribe this channel to get the more information regarding the upcoming videos, because बहुत सारी सीरीज और प्लेलिस्ट ऐड हो गई हैं और बहुत सारे लेक्चर्स चैनल पर अपलोड होते हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे GS365@u, बिकॉज आप सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं रिवीजन, तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी लेवल की आप तैयारी करें तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए एक नई पहल शुरू की है। ग्लोबल AI के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा स्टार्ट की गई बेटा? ये की गई है UNGA के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं संबंधित 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आयाम देखेंगे कि और थोड़े देखेंगे डाटा कि भाई कितनी डेथ है और की रीजंस क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या सुधार कर सकते हैं। आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे न्यूज़ का। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूनाइज प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की है। भाई ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मानसून से संबंधित जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, भारत की जलवायु और आपदा संबंधी सुविधाओं को देखते हुए न्यूज़ बनी है। तो हम इसे भी देखेंगे कि जो एक्सट्रीम इवेंट हैं वो किस प्रकार भारत का जो क्लाइमेट है, भारत का जो जलवायु है, उसको वल्नरेबल बना रहा है, और जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्यों। तो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भी भागीरथ ESZ में बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इस परियोजना को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी गई है। ठीक है साहब, तो देखेंगे क्या है, क्या क्या की फीचर है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे क्यों खारिज कर दिया गया था, है ना, और अभी क्या क्या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी है, कौन सी है नेक्स्ट न्यूज? नुआखाई पर्व मनाया गया है, इसे समझेंगे किससे रिलेटेड है। एक सूचकांक है, कपास को जानेंगे, LNG के बारे में समझेंगे, और समझेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानेंगे, और लास्ट में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इसको ये रिलीज किया गया है, देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कौन कौन से टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, यानी कि आने वाली 30 to 40 मिनट आपके किस डायरेक्शन में जाएंगे ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, और फर्स्ट न्यूज़ मेरा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए नई पहल शुरू की है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 नए तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि AI को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने AI के जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए नए तंत्रों की क्या की है, घोषणा करने की, स्थापित करने की घोषणा की है। यह घोषणा हम ये कह सकते हैं परफेक्ट फॉर द फ्यूचर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है वो उस पर बेस्ड ये घोषणा हम ये कह सकते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और जो असैन्य जैसे कहते हैं सिविल AI गवर्नेंस की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पे जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए UNG ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक पहल शुरू की है। ठीक, तो आप इसका इंपॉर्टेंस इसी बात समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने भी एक पहल प्रारंभ की है AI के
सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो भाई 2 तंत्र स्थापित करने की बात की गई है, तो कौन कौन से तंत्र हैं वो हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक पैनल गठित किया जाएगा। यह क्या करेगा, यह बेसिकली यह पैनल एआई की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देगा और एआई के अवसर, खतरे और प्रभाव इन सब के बारे में यह संस्था समझाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। दोबारा सुन लीजिए, जो यह पैनल है कौन सा, जो एआई पर बेस्ड रहेगा, साइंटिस्ट का पैनल रहेगा, यह पैनल क्या करेगा, वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देगा एआई से संबंधित। दूसरा, जो एआई के अवसर होंगे उनसे क्या अवसर बन सकते हैं, एआई से क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब के बारे में कौन जानकारी देने वाला है, ये पहली संस्थान जो है वो इसकी जानकारी देगी। ठीक है, दूसरी संस्थान क्या है, एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद, एक दूसरी संस्था स्थापित की जाएगी जो क्या काम करेगी बेटा, इसका काम क्या रहेगा, यह एक मंच प्रोवाइड करेगा जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर के लिए चर्चा कर सकते हैं, यानी कि एक डिस्कस करने का फोरम के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, जहां पर हम समझ सकते हैं कि जो क्या क्या जो कार्य पद्धति होने वाली है, वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, और जो सीखे गए हैं, जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा उसको वो साझा किया जाएगा। क्योंकि एक अलग देश है वो अलग कार्य कर रहा है, दूसरा देश अलग कार्य कर रहा है, थर्ड कंट्री अलग कार्य कर रहा है, लेकिन जब तीनों एक मंच पर आएंगे तो अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो एआई गवर्नेंस है उस पर हम खुले रूप से, पारदर्शी रूप से और समावेशी तरीके से भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इससे एआई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी इसे हम समझ सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसके अलावा कोई और भी पहल की गई है, तो भाई ये अन्य तंत्र है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। यह 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर के रूप में इसे अपनाया गया था और इसका उद्देश्य था कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह मदद करेगा और नई चुनौतियों का समाधान करेगा और नए नए अवसर की खोज करेगा। इसको पैक्ट ऑफ द फ्यूचर के रूप में जो एक मीटिंग हुई थी, सबमिट हुआ था, इसको इस मीटिंग के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ये क्या होता है, एक वर्ड अभी मैंने बताया, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट मैंने भी बताया। तो यह पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो सबमिट था उसका परिशिष्ट था। परिशिष्ट यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे कोई बुक है उसका बाद में समरी दिया होता है वैसे वाला। ठीक है, क्लियर। इससे क्या होगा, नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट। जो ये पहल था, इस पहल को आईटीयू के द्वारा, आईटीयू यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट है ना, उसके द्वारा 2017 में इसको आयोजित किया गया था। इसे 2017 में आयोजित किया गया है बेटा, और इसे 2024 में किया गया था। ठीक है, और ये इसका परिशिष्ट था, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था, आईटीयू के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो आयोजित किया जाता रहा है, यानी कि 2017 से इसे प्रारंभ किया गया और ये लगातार किया जाता है, आयोजन इसका होता है। इन सम्मेलनों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि एआई के उपयोग की हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि हम समय पर और लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सकें। कौन से लक्ष्य को, जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ठीक है, उन्हें प्राप्त कर सकें। साथ ही एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है जिसमें हम दुनिया भर के जो बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभावों को उत्पन्न हम कर सकते हैं, ताकि हम सकारात्मक रूप से चीजें समझ सकें, सकारात्मक रूप से उनका प्रभाव हम देख सकें, ना कि नकारात्मक चीजों को कम किया जा सके। ऐसी टेक्नोलॉजी को एआई बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम और पहले भी देख सकते हैं कि 2023 में एआई एथिक्स पर पहला वैश्विक मानक अपनाया गया था। यानी कि पहला वैश्विक मानक जो अपनाया गया था 2021 में अपनाया गया था। वहीं हम बात करें यूनेस्को की एआई की एथिक्स पर सिफारिश भी की गई थी, यानी कि यूनेस्को ने भी एआई के लिए सिफारिश किया गया है यूनेस्को द्वारा भी, और 2021 में एआई एथिक्स पर वैश्विक मानक को अपनाया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2021 में वैश्विक मानक अपना लिए गए हैं, वैश्विक मानक, और 2000 नहीं, यूनेस्को के द्वारा भी एआई के लिए सिफारिश जारी की गई है। ठीक है, तो यह रहा हमारा फर्स्ट न्यूज। ओवरऑल आपको आई होप कि आपको पता चल गया होगा, समझ में भी आया होगा कि क्या क्या चीजें थी
और किस तरीके से हुई। नेक्स्ट हमारा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं संबंधित 2023 रिपोर्ट जारी की। ठीक है, 2023 रिपोर्ट जारी की है, किसके द्वारा जारी की गई है? सड़क दुर्घटना एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में दुर्घटनाओं के लिए एक रिपोर्ट जारी की। यह वार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी कि वर्ष में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को जाने तो आपको पता चलेगा कि 2023 में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। 2022 की तुलना में यह बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और 2023 के दौरान जो मृत्यु हुई है बेटा, जो ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें जो एज फैक्टर था, एज जो थी वो एक कॉमन एज ज़्यादा है, 18 से 45 वर्ष की एज के लोग थे। ठीक है, 2023 में 18 से 45 वर्ष की जो युवा जनसंख्या है, पूरी डेथ का लगभग कितना परसेंट है? लगभग 64% इस एज का था। ठीक है, 66.4%। दोबारा सुन लीजिए, 2023 में लगभग 4,80,000 मौतें हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। और उस दुर्घटना में 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं, उसका एक बहुत बड़ा नंबर है, 66.4% है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। दूसरा आप समझिए कि सर्वाधिक दुर्घटनाएं कहाँ पे हुई हैं। तो सबसे अधिक दुर्घटनाएं 2023 का डाटा है, तो सबसे अधिक दुर्घटना हुई है तमिलनाडु में। कहाँ पे बेटा? सबसे अधिक दुर्घटना हुई है तमिलनाडु में। ठीक है, आप याद रखेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और तमिलनाडु का लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट। अगर यहीं से मैं एक डाटा क्वेश्चन चेंज करूं, ये तो हो गया सबसे अधिक दुर्घटना से रिलेटेड, है ना, सबसे अधिक दुर्घटना। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक मौतें किससे हुई? सबसे अधिक मौतें दुर्घटना में किस स्टेट में हुई? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई। और इसके बाद दूसरा नाम आप लिखेंगे तमिलनाडु। तो सबसे अधिक एक क्राइटेरिया है जो हमने यहाँ पे लिखा रखा है। सबसे अधिक क्या है? एक क्राइटेरिया है, सबसे अधिक क्राइटेरिया है, और दुर्घटना के लिए ये है और मौतों के लिए ये है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चलो, तो दुर्घटना प्रवण राजमार्ग ऐसे राजमार्ग जो कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 5% हिस्सा है, उन पर कुल दुर्घटनाओं का 53% से अधिक दर्ज किया गया। यानी कुछ मार्ग ऐसे हैं जो बहुत कम है, बट उनमें वहाँ पे मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है और दुर्घटना भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। जहाँ हम बात करें, डाटा देखें तो लगभग 53% इन दुर्घटना प्रवण जो राजमार्ग हैं इन पर हुई है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा मौतें भी हम देखने को मिली। यानी कि मौतों की बात करें तो मौतें भी लगभग 10% है, वहीं 53% से अधिक क्या है? दुर्घटना दर्ज की गई है, दुर्घटना। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। ठीक, अब आते हैं दुपहिया वाहन चालकों की दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी 45% थी, जिसके बाद पैदल चलने वाले लोग थे। तो आप यहाँ से एक पॉइंट निकाल सकते हैं, सबसे अधिक जो मौत का सेगमेंट है वो टू व्हीलर का है बेटा। टू व्हीलर का मौत ज़्यादा डेथ हुई है। ठीक है, टू व्हीलर, उसके बाद पैदल। ठीक है, पैदल, राइट। तो फोर व्हीलर का कम है, टू व्हीलर का सबसे ज़्यादा है, उसका पैदल वालों का है। ठीक है, तो जो कहते हैं कि पैदल सेफ है, तो भाई पैदल वालों का नंबर भी लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन ले रखी है ना। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कि भाई सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, मतलब कौन कौन से रीजन है जिनके कारण सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो माना जाता है मानव गलतियाँ। मानव गलतियाँ कैसे? कि वह नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके पास, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं वो, यानी जैसे कि हेलमेट नहीं लगाना, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ये क्या है? नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, सड़क का परिवेश करता है इसे बिना किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के, जैसे आवास क्षेत्र में होने वाली दुर्घटना है, यानी कोई विशेष क्षेत्र नहीं है और वहां से आवासीय क्षेत्र से निकल के जा रहे हैं, वहाँ क्या रास्ते में बच्चे आ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना,
ऐसे केसेस हमें देखने के लिए बहुत मिलते हैं। सड़क की दशा भी जिम्मेदार है। सड़क बहुत अच्छी है और बीच में एक गड्ढा है, गाड़ी 100 आ रही है, गाड़ी गई, हो गया काम। मौसम की स्थिति, ये अक्सर घटनाएं मौसम में ज़्यादा होती हैं। आदि से समुद्र घटनाएं शामिल हैं। वाहनों के सुधार के लिए वाहन का उपयोग, अवधि और ओवरलोडिंग। ठीक है, वाहनों का उपयोग, बहुत पुराने वाहन कोई लोग यूज करते हैं, तो ठीक है। अवधि और ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग समझ सकते हैं आप, ट्रक वगैरह से जोड़कर समझ सकते हैं, ताकि वह समझ ली। ठीक है, कोई आप ऐसा समझ लो, कोई सिंपल कार है ना, आपने ओवरलोडिंग कर दी, टायर कमजोर था, टायर फट गया, एक्सल चला गया, ठीक है। स्पीड पे कार थी, कार पलट गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, मानव गलतियां, अपनी खुद की गलती मानो। फिर सड़क का परिवेश कैसा है, माहौल सड़क के आसपास क्या है, और वाहनों की स्थिति क्या है। ये 3 चीजें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो बताती हैं कि गलतियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है। कोई स्टेप जो आपको याद आ रहा हो, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो भाई पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जागरूक करना। लोगों को जागरूक करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इससे जागरूक कैसे करें, शिक्षा संबंधी उपाय, यानी कि इसमें आपको मिलेगा सड़क सुरक्षा संबंधी योजना आपको जागरूक किया जाए। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा पालन करना चाहिए आपको, है ना। दूसरा, अगर हम कहें इंजीनियर से संबंधित कोई उपाय हम कैसे कह सकते हैं, सड़क की सुरक्षा ऑडिट हो हर बार, टाइम टू टाइम, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना संबंधी जो संभावना है उनकी पहचान की जाए और वहां पर लिखा जाए कि यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया धीरे चले। लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं अभी नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीजें हमें की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें वाहन इंजीनियर के प्रावधान भी है, जैसे कि क्या हो गया, जो बहुत छोटे लेवल होते हैं गाड़ियों के, जैसे कि हम बात करें L2 800, है ना। अब तो एयर बैकग्राउंड में तो आते हैं खैर, लेकिन क्या ये दो ही तो, पीछे वाले कहाँ जाएंगे, है ना। तो मतलब एयर बैग्स प्रॉपर नहीं होना, सेफ्टी मेजर्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह भी सेफ्टी मेजर्स को दरकिनार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर प्राइस का गेम बहुत ज़्यादा होता है। जो सस्ता है वो ज़्यादा बिकेगा, जब सस्ता होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें कम की जाएंगी। तो बहुत सारी गाड़ी सिर्फ टीन के डब्बे हैं, सिर्फ टीन के डब्बे, किसी में घूसा भी मारो तो अंदर घुस जाएगा हाथ, घुसेगा तो पिचक तो जाएगा ही एटलीस्ट, है ना। तो दीवार हुई, गाड़ी हुई, या फिर कोई और व्हीकल से एक्सीडेंट होता तो वो क्या ही सहन करेगा, है ना। कोई भी, मतलब हम ये कह सकते हैं इंजीनियरिंग तौर पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वह भी जो सुरक्षा मेजर्स हैं उनको भी दरकिनार कर देती है। ठीक है, इस जैसे कि और भी कह सकते हैं, जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, उसके माध्यम से दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करना, कैमरे वगैरह लगाना, है ना, फिर चालान काटना, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब ऐसे मेजर्स हैं जहाँ से हम इन चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमने देखा रिपोर्ट क्या कह रही है, रिपोर्ट ये कह रही है नहीं साहब, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 4.2% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024 टू 2025 रिपोर्ट जारी की, यानी कि यूडाइस प्लस की रिपोर्ट जारी की है 2024-25 के लिए। ठीक है, साथ ही सब पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी प्राप्त स्कूलों में व्यक्तिगत स्टूडेंट वाइज डेटा एकत्र किया गया है। 2024-25 के लिए अगर हम निष्कर्ष निकाले समझें तो क्या है कि यूडाइस की शुरुआत के बाद पहली बार देश भर में शिक्षकों की कुल संख्या 2024-25 में 1 करोड़ से अधिक हो गई है। ठीक है, जो हम वृद्धि के रूप में समझे तो 2022-23 की तुलना में यह कितना है बेटा, ये 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की संख्या, ठीक है, 2024-25 में। क्लियर पॉइंट। अगर हम बात करें, एक रेशियो आता है PTR, ठीक है, PTR क्या होता है? PTR क्या होता है बेटा, पता है PTR क्या होता है? PTR होता है छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, पीपल, तो PUPI होता है शिष्य टीचर रेशियो, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया है 1:30 रेशियो हो गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, 1:30 हो गया PTR।
क्लियर पॉइंट। जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन पे 10 है, ये फाउंडेशन पे 10 है, प्रिपरेटरी पर 13 है, मिडिल पर 17 है और सेकेंडरी पर 21 है। तो वो अलग अलग है, बट ओवरऑल जब हम एवरेज देख रहे हैं औसतन कितना हो रहा है, 1:30 हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है साहब, हो गया है तो क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ ये आ गया पीटीआर लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है सब। नेक्स्ट हमारा है स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। इसमें प्रिपरेटरी का 2.3% है, मिडिल में 3.5% है, सेकेंडरी में 8.2% है। इन स्तरों में गिरावट आई है, ठीक है, यानी कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, प्रिपरेटरी में 2.3% कम हुआ है, मिडिल में 3.5% कम हुआ है, सेकेंडरी में हुआ है 8.2%। ठीक, वही हम बात करें GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, तो मिडिल स्तर पर हमने देखा है सुधार हुआ है, मिडिल स्तर पर 90.3% और सेकेंडरी स्तर पर हमने देखा है 68.5% तक सुधार हुआ है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट जारी की गई है यूडाइस +24 to 25 के लिए। एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 6% की कमी आई है। वहीं शून्य नामांकन के स्कूलों की संख्या में भी 38% की भारी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे स्कूल जहाँ सिर्फ एक शिक्षक था, ऐसे स्कूलों में भी क्या देखिए हमें कमी देखने को मिली है, जहाँ पर 6% कमी देखने को मिली है। वही हम बात करें शून्य नामांकन, यानी कोई एडमिशन ही नहीं है, ऐसे स्कूलों में भी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया था ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 मिनट। इसके अलावा हम और जाने थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में। तो जब हम बात करते हैं स्कूल जो कुछ यानी कि हम बात करें स्कूल से संबंधित कि स्कूलों में कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, तो हम बात करें कंप्यूटर एक्सेस की बात करें तो कंप्यूटर एक्सेस 2023 में 57% हुआ करता था, जो बढ़कर 54.7 हो गया, यानी कि लगभग हमें कह सकते हैं 65%। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लड़कियों के लिए शौचालय अलग से होना, पहले वो लगभग 97.3% में 2%, 97.2% हुआ करता था, लेकिन अभी 97.3%, थोड़ी सी वृद्धि यहाँ भी देखने को हमें मिली है। महिला शिक्षकों में वृद्धि मिली है थोड़ी सी, यानी कि ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं तो तुलनात्मक रूप से 23-24 से 2024-25 का सेशन जो है, इसमें सभी क्राइटेरिया, चाहे वो कंप्यूटर एक्सेस हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे हम लड़कियों के क्या है एनरोलमेंट की बात करें, सब में वृद्धि देखने को मिली है। तो स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं कि बहुत अच्छी वृद्धि हमें देखने को मिली है, ओवरऑल भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है साहब, क्लियर। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं भारत की जलवायु और आपदा संबंधी सुविधा को बढ़ा रहे हैं। तो हाल ही में क्या हुआ घटनाक्रम, जैसे पंजाब में बाढ़ आना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड मानसून से जुड़ी हुई चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती संख्या और तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, तो बदलाव स्वरूप क्या है मानसून का, बदलाव स्वरूप क्या है, यानी कि जो पैटर्न है उसमें चेंज आना। तो वर्तमान में जो क्या है रिसर्च के अनुसार ये कह रही है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि मानसूनी पवनें कमजोर हैं, बट बढ़ते तापमान के कारण, यानी मानसूनी पवन कम है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस कारण वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है, जिससे काफी तेज बारिश होती है। ठीक है, तो कभी कभी जो आप देखोगे तो मौसम वर्षा का नहीं, लेकिन बारिश आ जाती है ना, यानी ठंडी हवाएं नहीं चल रही लेकिन बारिश आ रही है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अब तापमान बढ़ रहा है उससे वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है, यानी कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसा देखेंगे आप कि बीच में वर्षा रहेगी, फिर दिन भी निकल जाएगा, फिर वर्षा हो जाएगी, फिर दिन निकल जाएगा। ठीक, और दूसरा एक और नया फैक्टर, दूसरा एक और फैक्टर है अल्नीनो और मानसून के संबंध में परिवर्तन। अल्नीनो और मानसून के संबंध में परिवर्तन, यानी कि वैश्विक वायुमंडल जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन के कारण भी भारत का मानसून वर्षा में कमी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि
वह कमजोर दिख रहा है। यानी कि भारत और मानसून वर्षा यानी कि एल नीनो और वर्षा में जो संबंध है उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण मानसूनी वर्षा कम दिख रही है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है मानसून का स्थानिक वितरण। तो मानसून का यानी कि स्थानिक वितरण, यानी कि जहाँ पहले अधिक वर्षा होती थी अब वहाँ कम हो रही है, और जहाँ पहले कम होती थी वहाँ अधिक वर्षा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि गंगा का बेसिन था, वहाँ पर पहले कम वर्षा होती थी, वहाँ ज़्यादा हो रही है ना। और गुजरात का इलाका है सौराष्ट्र, राजस्थान, जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी वहाँ वर्षा हो रही है। ठीक है, राजस्थान का फ्लड देख लो, है ना। जब ऐसे क्षेत्र में वर्षा होगी जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी, जहाँ सूखा होगा तो वहाँ वर्षा पड़ेगी, तो वहाँ जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, यानी बाढ़ का प्रकोप हमें अधिक देखने को मिलेगा तुलनात्मक रूप से जहाँ हर रोज बाढ़ आती है। क्योंकि जब हर रोज बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, उसे अकॉर्डिंग ही अपने आप को डेवलप करते हैं कि हमें इस चीज़ के तैयार रहना है। पर जो कभी तैयार ही नहीं हो वहाँ अचानक से हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बहुत तगड़ा रीजन है ग्लोबल जलवायु परिवर्तन। तो आप सभी को पता है जलवायु परिवर्तन कारण क्या हो रहा है, समुद्र में जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि मानसून के पैटर्न में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जिस मानसून के पैटर्न चेंज आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि बादलों में जो इवेपोरेशन है और जो जलवाष्प से कहते हैं हम, है ना, वेपर, उसको होल्ड करने की क्षमता बढ़ रही है। इससे जब वर्षा होगी उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं समझने का। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। भारत में बदलते मानसून के पैटर्न के प्रभाव क्या रहेंगे, है ना। मानसून के प्रभाव तो बदल रहे हैं, पता चल रहा है, लेकिन प्रभाव क्या रहेंगे। तो इसे जो मानसून की जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, है ना, कम समय में भारी बारिश होना, ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्लड आएगा, जानमाल की हानि होगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा। इससे सब से क्या होगा भाई, इस सब से जो आपदा सिस्टम है वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, एक इकोस क्या होगा, इक्वेस यहाँ पे हम जनरेट होता हुआ दिखेंगे, एक प्रेशर उन पे पड़ेगा। ठीक है भाई, हम स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव को मान सब क्या समझे कि जब पैटर्न बदलता है, मानसून पैटर्न बदलेगा तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, है ना। जब भी बारिश होगी तो उत्पादकता कम होगी। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी गर्मी होती है वहाँ पर आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ डेंगू जैसी बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं। सिंपल सी बात है ना, देखते हो ना ऐसे एग्जांपल्स। अभी गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी पड़ती है इरिटेटिंग होते नहीं होते हो आप, गर्मी में इरिटेटिंग रहते नहीं, वहीं आप एसी में बैठे रहो, आपको मजा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। लेकिन जब आप पसीने में रहोगे छपछपा तो आप इरिटेट होकर ऊपर से आपको कुछ बोल दे आगे, तो बस हो गया काम। ऐसा होता ना। हाँ, तो बस यही हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्व अनुमान संबंधी चुनौती, है ना। तो भाई ये क्या दिक्कत है, तो वर्षा की जो बढ़ती चेंजेस है, जब पैटर्न चेंज होगा तो जिस चीज़ के लिए आप तैयार नहीं हो वो अचानक से हो जाए तो क्या होगा, ये एक चैलेंजेस के रूप में हम इसे देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या होगा, जो मौसम परिवर्तन होगा उसके कारण उसका जो पूर्वानुमान है उसे सटीक तरीके से ज्ञात करना या अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा, टफ हो जाएगा अनुमान लगाना, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो। जैसे आप, इससे क्या होगा, जब आप पूर्वानुमान नहीं लगा पाएंगे हम, या पूर्व लगाना एकदम सटीक नहीं लगा पाएंगे तो क्या होगा, इससे हमें देखने को मिलेगा कि जो आपदा का हम सामना कर सकते थे, जो इवेंट का हम सामना कर सकते थे, उसकी तैयारी हम नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे ना। तो इससे तैयारी में हमें एक बाधा भी उत्पन्न होती हुई दिख रही है जब भी पैटर्न चेंज होगा तो। ठीक है, आर्थिक रूप से आप समझिए कि भारत का अभी भी लगभग 51% क्षेत्र कृषि पर सीधे तौर से वर्षा से जुड़ा हुआ है ना, जो कृषि उत्पादन का लगभग 40% एरिया को 40% उत्पादन को कवर करता है। साथ ही हम बात करें तो लगभग 47% आज भी जो पर्सन है वो आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए कृषि पर ही डिपेंडेंट है। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि आपदा के बाद कार्रवाई करने की बजाय आपको आपदा से पहले कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि आप आपदा आने से पहले ही उसको जांचें और तैयार रहें। ठीक है, जैसे कि जो पूर्वानुमान पता लगाना, तो भाई उसके लिए आप तैयार रहें। अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको खुद से तैयार रहना है, क्योंकि जो आपदा संबंधी है उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो और नुकसान भी कम रहे। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भी भागीरथी ESZ में बाईपास परियोजना को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नटाला बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC ने इस पर्यावरण और सामाजिक कारणों को खारिज कर दिया था। यह परियोजना संवेदनशील भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट है जिसे उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति HPC ने पहले ही खारिज कर दिया था कि यह परियोजना संवेदनशील है, भागीरथी इकोसिस्टम की जोन के अकॉर्डिंग उसको संवेदनशील बना देती है, जिससे और ज्यादा हमें इवेंट देखने को मिल सकते हैं, एक्सट्रीम इवेंट टाइप। ठीक है, हालांकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका ये मानना है कि यह जो परियोजना है वो स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट है, फिर भी इस परियोजना को लेकर उन्होंने क्या किया, पर्यावरण को लेकर उन्हें चिंता बनी हुई है उनके लिए भी, यानी कि पर्यावरण की चिंता बनी हुई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि धराली है वहां पर हमने देखा कि एक क्या हुआ, आकस्मिक अचानक रूप से एक क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो बाईपास है उस मार्ग में, उस रास्ते में ढलान, भूस्खलन और धंसाव की आशंका है। ढलान ऐसे यानी कि जो ऐसे ढलान है ना उस बाईपास का, उसमें भूस्खलन की संभावना है और वो कहीं से धंस सकता है। ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर पहले ही एक बार जो बाढ़ के दौरान इसका एक हिस्सा पहले ही बह गया है। ठीक है, यानी कि धराली में जो बाढ़ आई थी उसमें पहले ही इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बाईपास का वो बह गया है। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि और धंसाव भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भूस्खलन भी हो सकता है, जो सीधे सीधे क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है इसके लिए, वहाँ ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, और जो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक क्या हो सकता है, एक छवि दिखा सकता है हमारे देश की वर्ल्ड के सामने। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अभी लेकिन अब एक बहस छिड़ गई है, क्या, विकास और पर्यावरण को लेकर एक बहस दिख रही है मुझे कि विकास करें या पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, सबके अलग तरह है। अगर मैं विकास वालों को तक समझे तो उनका ये मानना है कि गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। मैं भी मानता हूँ ये बात कि हाँ भाई, गरीबी और भुखमरी करने के लिए आपको रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, और रिसोर्स डेवलप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर्यावरण को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का अधिक क्या होगा, उपयोग आवश्यक है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप पर्यावरण का क्या ही करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। मैं इस बात पे पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पर्यावरण नहीं, जब आप ही रहोगे और पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप भी कैसे रहोगे, ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें बीच का रास्ता निकालना होगा और बीच के रास्ते के साथ ही हमें जाना पड़ेगा। ठीक, हमें विकास भी चाहिए और हमें पर्यावरण भी चाहिए। ठीक, तो हम इसी को बोलते हैं सतत विकास। ताकि जो पारिस्थितिक का दृष्टिकोण है उनका यह है कि जो बायोसेंट्रिज्म पर आधारित, जिसमें मनुष्य को प्रकृति का प्रधान नहीं बल्कि उसका हिस्सा माना जाता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की प्रकृति की सीमाओं में रहते हुए अपने क्या होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण विकास करना चाहिए। यानी कि जो इनका एक थ्योरी है बायोसेंट्रिज्म, है ना, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मनुष्य कोई प्रकृति का प्रधान नहीं है, वह एक प्रकृति का हिस्सा है ना। जैसे सब जीव जंतु हैं इसी तरीके से आप कोई स्पेशल नहीं है, उनका ये मानना है। यानी कि मानव जब विकास करे, किसी चीज का डेवलप करे, तो वह अपनी सीमाओं में नहीं करे, यानी कि अपनी औकात में रह के काम करे, है ना, ये कहना चाह रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। मेरे वर्ड थोड़े से अलग है लेकिन आप समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो भाई सबके अलग अलग पॉइंट्स है, यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा पॉइंट डिस्कस करूंगा तो, और वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला भी नहीं है ना। तो मेंस के लिए हो सकता है, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि कमजोर संतुलन विकास हो गया, मजबूत संतुलन विकास हो गया, वो सब चीज चीजें, है ना। मैं पीपीटी में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज हमारा है, कौन सा न्यूज है भाई, नेक्स्ट है नुआखाई पर्व मनाया गया। प्रधानमंत्री ने इस पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। न्यूज पे इसलिए कि यह एक पर्व है, जो इवेंट है जो मनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे इस इवेंट के बारे में। तो जो नुआखाई इवेंट है, नवान भी बोलते हैं, नवान।
ठीक है, इसे नववान भी बोलते हैं। यह पर मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग देवताओं को नए अन्न अर्पित करते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इस इवेंट से, इस त्योहार से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे त्योहारों से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इससे भी आए हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इतिहास क्या है? मौखिक परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत पटना के राजा रमई देव द्वारा की गई थी, ने की थी। महत्व इस पर्व के मुख्य रूप से अन्न की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य अच्छी फसल के लिए ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करना है। इस तरह यह वास्तव में जीवन देने वाली फसल की उपासना का प्रतीक है। यानी कि इसका उद्देश्य, महत्व क्या है? महत्व लोग ये समझते हैं, लोगों का मानना है कि हमारी फसल अच्छी हुई है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए यह अन्न उनको सौंप रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं। ठीक है, यही है ना, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी फसल के लिए कृतज्ञता दिखा रहे हैं अपनी, इस आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारी फसल अच्छी हुई है। राइट, चलो नेक्स्ट हमारा है क्या? कपास। कपास यानी कपास क्या है? तो भाई कपास के सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी कि आयात करने पर शुल्क नहीं लगेगी। कपास की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर लगातार बने रहने के बाद यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। सप्लाई और डिमांड में अभी भी गैप बना हुआ है, जिस कारण केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी भी जो शुल्क है वो छूट मिलेगी। 31 दिसंबर 2025 तक छूट बनी रहेगी। कपास का एक और नाम है, कपास को सफेद सोना के रूप में जानते हैं। व्हाइट गोल्ड भी कपास को कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियां क्या है? यह एक प्राकृतिक रेशा है। यह अर्ध जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय फसल है, जो भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे खरीफ मौसम की फसल है। खरीफ मौसम की फसल है ये एक। ठीक है, और इसे सफेद सोना भी कहते हैं, बस ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा समझे तो ये उष्ण फसल है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उपजाई जाती है। लेकिन यह, जब हम बात कर रहे हैं गहरी जलोढ़ मृदा, यानी कि जो उत्तर भारत की मृदा है, और काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन इसके लिए क्या है? उपयुक्त है, जहां यह उपज सकती है। ठीक है, क्लियर। इसके लिए थोड़ा समझे मिट्टी में क्या खासियत होनी चाहिए। तो यह लवणता को काफी हद तक सहन कर सकती है। यानी कि आपकी मिट्टी में अगर लवणता ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो भी यह उसको उसके लिए उपयुक्त है, मतलब उपजने के लिए, है ना। लेकिन जब हम बात करें जल भराव, यानी कि बहुत तेज बारिश हो गई और पानी भर गया, तो यह मुश्किल से सर्वाइव कर पाती है, सर्वाइव नहीं करती है। ठीक है, तो इसकी खेती के लिए तापमान अधिक होनी चाहिए, वर्षा स्पेसिफिकली कम होनी चाहिए, लगभग 210 दिन इसे बिना पाला के रहे। यानी कि पाला पड़ गया तो भी यह नहीं खिलती है। तेज धूप इसके लिए आवश्यक है, इसलिए इसको जाता है सफेद सोना। हम्म, ठीक है। भारत के उत्पादन के लिए जाने कि भारत को है कुछ आगे नहीं है। भारत उत्पादन के बारे में समझिए। अगर भारत के बारे में, तो भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना। सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा, सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? भारत। तो फर्स्ट कौन है भाई? फर्स्ट तो एक ही इंसान है, एक ही देश है। जहां भी हम सेकंड मिलेंगे ना, जहां भी हम सेकंड मिलेंगे वहां फर्स्ट चाइना ही मिलेगा, देख लेना। ठीक है, और भारत ही, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा फैक्ट ये है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जहां पर कपास की चारों प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, एकमात्र ऐसा देश है। ठीक है, उत्पाद कौन कौन से देश करते हैं? तो भाई हम बताएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट है जहां पर उपजाई जाती है कपास। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर। हम्म, तो भाई गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान। ठीक है, और एक लास्ट कौन छूट गया? एक छूट गया एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है साहब, क्लियर है? तो ये स्टेट है जहां पर उपजाई जाती है राज्य।
राज्य। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंडेड रेंज अटैक एम्यूनिशन एरा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को एक्सटेंडेड रेंज अटैक एम्यूनिशन की आपूर्ति को मंजूरी देती है। यह क्या है? यह हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली और सटीक रूप से निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। मारक क्षमता है 240 से 450 किलोमीटर। वॉरहेड यह अपने साथ 500 पाउंड का उच्च विस्फोटक वॉरहेड ले जा सकती है, जो मजबूत बंकर, फ्यूल डिपो या गोला बारूद के भंडार को नष्ट करने में सक्षम है। निर्दिष्ट क्या है? यह मिसाइल जीपीएस, नेविगेशन और एक टर्मिनल सीकर प्रणाली से युक्त है, जो इसे लक्ष्य की ओर सटीक तरीके से निर्देशित कर सकती है और इसे यह लगभग 10 मीटर तक लक्ष्य भेज सकती है। ठीक है, तो बहुत ही एक क्या है कि अभी नए नए मोड़ आ रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में। मंजूरी कब दे दिया भाई? 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उसमें कोई कुछ निकला नहीं। चलो फिर और ह्यूमिलेट करते हैं और ह्यूमिलेट तो नहीं कहेंगे, आइसोलेट करते हैं रसिया को। तो उसी के लिए एक कदम है सिर्फ, और कुछ नहीं है ना। हम तो बेच रहे हैं अपना, तुम खरीदते रहो, लड़ते रहो, यही तो स्ट्रेटजी होती है इनकी। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का 2025 का अपडेट जारी कर दिया गया। यह क्या है? यह एक प्रदूषण संबंधी सूचकांक है जो जीवन प्रत्याशा पर कणिकीय वायु प्रदूषण के प्रभाव को मापता है। विकासकर्ता क्या है? माइकल ग्रीनस्टोन के प्रोफेसर, शिकागो विश्वविद्यालय की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट और उनकी टीम के द्वारा इसे डेवलप किया था, विकास इसका किया जाता है। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत में जो हम बात कर रहे हैं, अगर जो AQLI में सुधार होता है तो औसतन भारत में 3.5 वर्ष बढ़ सकती है, जबकि दिल्ली वालों की उम्र 8.2 वर्ष बढ़ सकती है अगर AQLI में सुधार होता है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दक्षिण एशिया विश्व का अभी भी सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है और उसमें हमारा भी योगदान है ना। सो दिस इज लास्ट न्यूज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।